Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements. And today we will discuss the last question of this chapter, which is question number 38. So the question is, what can be inferred from the magnetic moment values of the following complex species? एग्जाम्पल दिए हैं आपको यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स और उनका दिया है मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन. आपको बताना है कि आप इस डेटा से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है बेटा, ये है म्यू की वैल्यूज. और म्यू कैसे निकालते हैं? म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन. और एन क्या है? ये एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? म्यू की वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक n के लिए म्यू की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे. ठीक है. सो अगर n की वैल्यू है 1 तो म्यू कितना आएगा बेटा? म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 कितना होता है? 1.73. ठीक है. ऐसे ही n इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकालो. म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2. कितना आएगा? 2 प्लस 2 इज 4 इंटू 2 इज 8. So under root 8 which is equals to 2.83. For n is equals to 3, mu is equals to under root of 3 into 3 plus 2. कितना आया? 3 plus 2 is 5. 5 3s are 15. So under root of 15 कितना आएगा बेटा? देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 है ना. आपको निकालना है अंडर रूट 15. तो 3 पॉइंट कुछ आएगा तो ये हो जाएगा 3.87. Then for n is equals to 4. म्यू कितना आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना? 6. 6 4 जा 24. अंडर रूट 24. 5 का स्क्वायर होता है 25. ये 25 से थोड़ा सा कम है तो वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट की? 4.90. एंड n इज इक्वल्स टू 5. तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए म्यू कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 इज 7. 5 जा 35. अंडर रूट 35. ये कितना आएगा? 6 6 जा 36. तो ये आएगा 5.92. ठीक. हमने क्या किया बेटा? सारे n के लिए जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं डी ऑर्बिटल में, उनके लिए हमने कैलकुलेट की है म्यू की वैल्यूज. ठीक है. ओके. अब हम देखेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको? K4MnCn होल 6 और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2.2. तो 2.2 तो हमारे पास यहाँ कहीं नहीं आया, हमारे पास आया है 1.73. ये क्लोजेस्ट वैल्यू है 2.2 से. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो इतना डिफरेंस है ये क्यों आया? 2.2 है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड 1.73 इज कैलकुलेटेड वैल्यू. तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, वो क्या है बेटा? दिस इज स्पिन ओनली फॉर्मूला. हमने यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आया है. ठीक है. तो एक चीज तो आप यहां से ये बता पाएंगे. और क्या करेंगे बेटा? देखो ये है फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में निकालो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे आएगी? यहां पर हम लिखेंगे K4MnCn होल 6. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से x आएगा बेटा प्लस 2. मतलब आपके पास जो मैंगनीज है वो प्रेजेंट है प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 3d5. अब 3d5 का मतलब हुआ कि इसके पास प्रेजेंट है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1. ऐसा क्यों हुआ? देखो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो वो 2 सेट में होती है. एक है T2g एंड एक है बेटा Eg. यहां पर जो लिगेंड है वो है Cn-. Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है कि जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा होगी, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? देखो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था Eg में, लेकिन स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा है कि वो क्या करेगा? वो यहीं पर पेयर अप कर लेगा. ठीक. तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी? T2g5 Eg0. T2g ऑर्बिटल्स में आए हैं 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. राइट. और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट निकाली है. आप इसको VBT के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. VBT के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? हम यहां पर बनाएंगे ऑर्बिटल्स. ठीक है. ये बनाया आपने 3d5.
3d5 होगा और यहां पर क्या होगा बेटा, ये खाली होगा आपके पास 4s ऑर्बिटल और इसके बाद यहां पर होगा 4p ऑर्बिटल। ठीक, अब यहां पर क्योंकि पेयरिंग हो रही है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, यहां पर इसको वापस से बनाएंगे 1 2 3 एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे यहां पर। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, यहां पे ये था s ऑर्बिटल और यहां पे थे p ऑर्बिटल। तो अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम मानेंगे वो कैसे होगी बेटा, 6 साइनाइड लिगेंड्स आने वाले हैं तो यहां पर आप लेंगे ये 6 ऑर्बिटल्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 और D2sp3 में ये होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। बिल्कुल ऐसे ही करना है सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव, यहां पर आपको निकालनी है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x प्लस 6 इंटू 0, H2 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इज इक्वल्स टू +2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x आ गया आपके पास +2, तो Fe प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, 3d6। यहां पर ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी बेटा, ये है T2g एंड ये है Eg। आपके पास ये जो लिगेंड है H2O ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और यहां पर इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 5.3। 5.3 से क्या पता चलेगा हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए है 4.90 विच इज क्लोज टू 5.3, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे बेटा, आपको यहां पर फिल करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा और यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे Eg ऑर्बिटल में। ये हुए 5 एंड दिस इज द 6th वन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, राइट। आप इसको चाहें तो ऐसे ऑर्बिटल्स बना के भी समझ सकते हैं, यहां पर पेयरिंग नहीं होने वाली। ये s ऑर्बिटल 3d, ये 4s और यहां पर आगे होगा बेटा 4p। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड यहां पे ये है 6। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, एक होगा ये s, 3 होंगे p और उसके आगे d ऑर्बिटल्स भी होंगे, 4d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वहां से आएंगे 2 d ऑर्बिटल्स। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, थर्ड पार्ट में आपको दिया है K2MnCl4। ओके, यहां पर सबसे पहले निकालेंगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बेटा, दिस इज +2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आएगा, +2। तो Mn प्रेजेंट होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d5। अगर हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो कितने गिवन है आपको, 5.9, और हमने जो कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट करके भी ये है 5.92 कोरस्पॉन्डिंग टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो स्पिन ओनली फॉर्मूला से आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाली और जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम आ रही है, मतलब यहां पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट में। और क्या बता सकते हैं बेटा, Mn2+ का अगर हम बनाए बेटा ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये है 3d5 2 3 4 5, ये बनाया आपने 3d ऑर्बिटल्स। ऐसे हम यहां पर बनाएंगे 4s और इसके बाद क्या होगा, यहां पे यहां होंगे 4p ऑर्बिटल्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है। आपको बनाना है MnCl4 2- या फिर K2MnCl4, तो आपको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। हाइब्रिडाइज कर देंगे ये एक s और 3p ऑर्बिटल्स और यहां पर बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी बेटा, ये होगा टेट्राहेड्रल। जो आपके पास ये है Cl-, ये भी कैसा है बेटा, दिस इज ऑल्सो अ वीक फील्ड लिगेंड। इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो भी कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप नहीं हो पाएंगे। T2j ऑर्बिटल में जाएंगे 3 और 2 जाएंगे Eg ऑर्बिटल में। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट का आइडिया होना चाहिए और स्प्लिटिंग एनर्जी का, कि जो d ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग कब होती है कब नहीं होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें बेटा, तो ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, इसीलिए ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
वेयर एज फर्स्ट पार्ट में क्योंकि पेयरिंग हो गई है इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, एक बारी वो क्लियर होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां पर हम इन सारी चीजों की बात करेंगे। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।